इस बीच हाईजी दाओ स्टेलर कमांडर की ओर से लू शेंग और आओ नोंग ट्यूरिंग के लिए एक तसल्ली भरा संदेश लेकर आते हैं। वो वादा करते हैं कि 100 ग्रेट स्टार रीजन्स में उनके परिवारों और दोस्तों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि वे बेफिक्र होकर स्टार सिस्टम के केंद्र की ओर यात्रा कर सकें। अपने दिल पर हाथ रखते हुए लू शेंग हाईजी दाओ से कमांडर तक उनका तहे दिल से शुक्रिया पहुंचाने को कहते हैं। अभी भी चिंतित आओ नोंग ट्यूरिंग अपने अगले कदमों के बारे में पूछते हैं। उन्हें शक है कि वे अपने इस टूटे फूटे जहाज में आगे की यात्रा जारी रख पाएंगे या नहीं। हाईजी दाओ बड़े ही शांत भाव से उन्हें चिंता न करने को कहते हैं। वे समझाते हैं कि स्टेलर कमांडर ने उनके लिए पहले से ही एक नए जहाज का इंतजाम कर दिया है। जैसे ही वे तीनों तारों से भरे उस खाली अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं, दूर कहीं एक तेज रोशनी चमक उठती है। हाईजी दाओ कहते हैं कि उनकी सवारी आ गई है। अचानक ही वो तेज ऊर्जा उनके ठीक सामने अंतरिक्ष के ताने बाने को चीर कर रख देती है। उस दरार में से एक विशाल और बेहद आधुनिक अंतरिक्ष जहाज बाहर निकल आता है। ये नज़ारा देखकर लू शेंग अंतरिक्ष के इस जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन से हक्के बक्के रह जाते हैं। वे अंदाजा लगाते हैं कि हजारों स्टार रीजन्स को पार करके महज आधे कॉस्मिक ईयर के भीतर हंटिंग बो तक पहुंचने के लिए एक ऐसे अमर स्तर के जहाज की जरूरत होगी जो स्टार गेट्स का इस्तेमाल कर सके। हाईजी दाओ समूह को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जहाज उन्हें ही लेने आया है और अब उन्हें इस पर सवार हो जाना चाहिए। वे विशाल जहाज ऊपर से नीचे की ओर एक तेज टेलीपोर्ट बीम छोड़ता है। 12वें स्तर के 15 मार्शल आर्टिस्ट तैरते हुए नीचे आते हैं ताकि वे इस समूह से मिल सकें। जैसे ही वे मजबूत रक्षक जमीन पर उतरते हैं, बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला इस समूह में से बाहर आती है। उसके पीछे पीछे उसका पूरा दल भी आता है। बड़ी ही आदर भाव से झुकते हुए बैंगनी बालों वाली वो महिला अपना परिचय स्टार स्पिरिट फ्लावर चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक कर्मचारी के तौर पर देती है। वे बड़े ही गर्मजोशी भरे अंदाज में आदरणीय हाईजी दाओ का स्वागत करती है। हाईजी दाओ भी मुस्कुराते हुए मिस जाई यांग शेन के नाम से उनका अभिवादन करते हैं। वे जिक्र करते हैं कि उन्हें मिले हुए काफी समय बीत गया है और समझाते हैं कि उन्हें उनके जहाज पर लिफ्ट की जरूरत है। उनकी बातचीत को सुनकर लू शेंग को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। दरअसल लिफ्ट लेने का असली मतलब ये था कि हंटिंग बो तक की इस पूरी यात्रा के दौरान वे लोग अंगरक्षकों की भूमिका निभाएंगे। जब जाई यांग शेन पूछती हैं कि लू शेंग और आओ नोंग ट्यूरिंग कौन है, तो हाईजी दाओ बस इतना ही कहते हैं कि वे उनके शिष्य हैं। लू शेंग को भी पलक झपकते ही पूरी स्थिति समझ में आ गई। जाई यांग शेन उन्हें साथ ले जाने के लिए तभी राजी हुई क्योंकि उसे लेवल 13 के एक्सपर्ट के तौर पर हाईजी दाओ की जबरदस्त ताकत की जरूरत थी। उसके लिए लेवल 12 के 2 स्टूडेंट बस बेकार के एक्स्ट्रा लोग थे। विशाल स्पेसशिप में चढ़ने के बाद तीनों यात्री अलग अलग हो गए और उन्हें उनके अपने अपने कमरों में ले जाया गया। अपने कमरे में आओ नोंग ट्यूरिंग हैरान रह गया। वे अपने शानदार कैबिन के आकार को घूरता रहा। ये देखकर कि इसमें सब कुछ है और ये सैकड़ों स्टेडियम जितना बड़ा है, इसमें आसानी से एक छोटा शहर समा सकता था। लू शेंग भी उतना ही हैरान था। उसने ऊपर देखा जहां उसके कमरे के ठीक अंदर ऊंची ऊंची असली जैसी दिखने वाली गगनचुंबी इमारतें बनी हुई थीं। इस बेहिसाब दौलत पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। उड़ने के लिए अपने पैरों के पास सुनहरी बिजली जमा करते हुए लू शेंग इस बारे में सोचने लगा। अगर ये विशाल शहरी जगह हाईजी दाओ के स्टूडेंट के लिए बस एक आम बात है, तो उस बुजुर्ग योद्धा का कमरा तो यकीनन और भी ज्यादा शानदार होगा। शहर को पार करने के लिए हवा में ऊंचा उड़ते हुए लू शेंग को इसके आकार का अंदाजा हुआ। चूंकि ये जहाज दर्जन प्लैनेट्स जितना बड़ा है, इसलिए किसी यात्री को शहर जितना बड़ा कमरा देना इसके बनाने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने चारों ओर के इस विशाल नकली माहौल को देखते हुए लू शेंग ने पाया कि इस जहाज में जीवन बनाए रखने की क्षमता अविश्वसनीय है। ये जहाज लाखों जोन में बटा हुआ है और हर जोन का एक काम करने वाला इकोसिस्टम है। अपने कमरे के बारे में और जानने की उत्सुकता में लू शेंग ने अपनी तेज सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके जहाज की क्रू की दूर होती बातचीत को सुना। उनकी बातों से उसे पता चला कि इनमें से ज्यादातर जोन में असल में चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए भारी मात्रा में माल रखा हुआ है। उसे ये भी पता चला कि जहाज पर लेवल 12 के 50 गार्ड हैं और हाईजी दाओ के साथ काम करने वाला एक और लेवल 13 का एक्सपर्ट भी मौजूद है। इन सब बातों को जोड़कर लू शेंग को एहसास हुआ कि इस जहाज को सचमुच हाईजी दाओ की लड़ने की ताकत की जरूरत है। इससे ये बात समझ में आती है कि उन्होंने सिर्फ इन तीनों को लेने के लिए ही इतनी खास यात्रा की थी। अचानक लू शेंग के सामने हाईजी दाओ का एक होलोग्राम प्रकट हुआ। उन्होंने समझाया कि हंटिंग बो असल में हेवनली सर्पेंट गैलेक्सी के केंद्र का ही दूसरा नाम है। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वे 5 कॉस्मिक महीनों में वहां पहुंच जाएंगे। उनकी बातों में छिपे इशारे को समझते हुए लू शेंग ने पूछा कि इन दुर्घटनाओं का मतलब स्पेस पायरेट्स हैं। हाईजी दाओ सहमत हैं। कई महीनों तक हजारों स्टार इलाकों से
से गुजरने वाली इतनी लंबी यात्रा में समुद्री डाकुओं से बचना लगभग नामुमकिन है। फिर भी वो लू शेंग से वादा करते हैं कि आम समुद्री डाकू इस तरह के भारी सुरक्षित जहाज पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। लू शेंग तुरंत ही इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझ जाते हैं। समुद्री डाकुओं का कोई भी ऐसा गिरोह जो सचमुच उन पर हमला करने की हिम्मत करे वो बहुत ही खतरनाक होगा। हाईजी दाओ उनसे सहमत हैं। वे कुछ पल रुककर इस बारे में गहराई से बात करते हैं कि इंसान के असली मकसद हमेशा से ही उन तारों वाले विशाल समुद्र में रहे हैं। वे ब्रह्मांड की एक दुखद सच्चाई बताते हैं। कई जोशीले नौजवान रोमांच की तलाश में अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे क्रूर समुद्री डाकू बन जाते हैं। वापस तथ्यों पर आते हुए हाईजी दाओ बताते हैं कि वे अपना खुद का जहाज क्यों नहीं लाए। ये यात्रा इतनी लंबी है कि बिना किसी अमर स्तर के जहाज के इसमें जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि उनके दोनों घरेलू कमांडर सिर्फ एक ही जहाज का इस्तेमाल करते हैं। उसे उधार लेना नामुमकिन था। अपने नकली शहर के ऊपर ऊंचाई पर तैरते हुए लू शेंग इस तर्क से सहमत होते हैं। अपना खुद का बेहतरीन जहाज होना शानदार है। वैसे भी जहाज उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। एक अमीर जहाज में छोटा सा दल उन्हें एक बड़ा निशाना बना देगा, जिससे लालची दुश्मनों के हताश हमले होंगे। हाईजी दाओ आगे कहते हैं कि अमर स्तर के जहाज बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि वे 14वें या उससे ऊपर के स्तर के जानवरों से बनाए जाते हैं। केवल स्टार स्पिरिट फ्लावर जैसे विशाल समूह के पास ही कई विशेषज्ञों के समर्थन से ऐसा जहाज खरीदने के लिए धन है। साथ ही केवल इसी प्रकार का जहाज स्टारगेट के कठोर दबाव को झेल सकता है। इस विचार से उत्सुक होकर लू शेंग पूछता है कि स्टारगेट यात्रा वास्तव में कैसे काम करती है। हाईजी दाओ एक उदाहरण देते हैं। सामान्य अंतरिक्ष यात्रा एक खाई को पार करने के लिए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने जैसी है, लेकिन स्टारगेट अंतरिक्ष की अनंत परतों को एक वर्म होल में मोड़कर एक ही बार में पार कर जाते हैं। प्रकाश की गति से कहीं अधिक तेज यात्रा करने का यही एकमात्र तरीका है। लू शेंग इस विचार से चकित हो जाता है। उसे एहसास होता है कि स्टारगेट यात्रा साधारण अंतरिक्ष मोड़ने की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर की है, जिसके बारे में वह पहले जानता था। इस बारे में सोचते हुए लू शेंग को कुछ देर पहले महसूस हुई एक निर्मल ऊर्जा याद आती है, जो पिघलते मोम जैसी थी। अब वह जानता है कि ये शुद्ध अंतरिक्ष शक्ति थी। इससे उसे एक साहसिक विचार आता है। यदि वह इस शक्ति पर महारत हासिल कर ले तो क्या उसका शरीर अकेले ही स्टार द्वारों से होकर गुजर सकता है? यह जानने के लिए उत्सुक लू शेंग सीधे हाईजी दाओ से यह महत्वाकांक्षी प्रश्न पूछता है। बूढ़ा योद्धा पहले तो चौंक जाता है और तारा द्वार पार करने वाले शरीर के बारे में कुछ बुदबुदाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह दृढ़ता से पुष्टि करता है कि यह वास्तव में संभव है, लेकिन हाईजी दाओ जल्दी ही उसकी उम्मीदों को कम कर देता है। सैद्धांतिक रूप से तो यह संभव है, लेकिन लगभग कोई भी इसे नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि उसके जानने वाले सभी शक्तिशाली लोगों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। जब लू शेंग पूछता है कि यह इतना असंभव क्यों है, तो हाईजी दाओ सार्वभौमिक नियमों की व्याख्या करता है। अधिकांश नियमों में शक्ति का कोई सख्त क्रम नहीं होता है। हालांकि एक ऐसा विशेष नियम है जिस पर सभी सहमत हैं कि वह परम शक्तिशाली है। जैसे ही उनके पीछे एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी प्रकट होती है, हाईजी दाओ इस सर्वोच्च शक्ति का नाम बताते हैं, जो कि अंतरिक्ष समय का नियम है।